दोस्तों हाल ही में मैंने Amazon प्राइम पे मेफेयर विचेस सीरीज देखा है जो कि एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर सीरीज है। ये सीरीज एन राइस के बुक ट्रिलॉजी पे बेस्ड है जिसका नाम है लाइव्स ऑफ मेफेयर विचेस। मेफेयर विचेस इमॉर्टल यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें इससे पहले भी एक सीरीज आई है नेम्ड इंटरव्यू विद द वैम्पायर। ऑल्दो ये दोनों सीरीज की कहानी आपस में कनेक्टेड नहीं है, बस यूनिवर्स सेम है, जैसे कि स्त्री और मुंजा सेम यूनिवर्स के अंदर है। अब मेफेयर विचेस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं जिन्हें हम 2 वीडियोस की माध्यम से समझेंगे। पहली वीडियो यानी आज वाली वीडियो में हम पहले 4 एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे और अगली वीडियो 1-2 दिन में ही आ जाएगी जहां मैं बाकी के बचे 4 एपिसोड्स के साथ साथ कुछ थियरीज पे भी बात करूंगा। जस्ट मेक श्योर कि अगली वीडियो आने से पहले आप इस वीडियो पे 20 के लाइक्स और 1 के कमेंट्स पूरा जरूर कर दीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड का नाम है द विचिंग आवर और यहाँ हमें एक पुराना बट वेल मेंटेन्ड घर दिखाया जाता है और घर पे हम डिएड्रे मेफेयर नामक औरत को देखते हैं जो कि व्हीलचेयर पे कोमा जैसे हालत में थी। यहाँ डॉक्टर लैम डिएड्रे को उसका रेगुलर ड्रग डोज इंजेक्ट करने आए थे और हम भी उस डेल्फिन नामक औरत से भी मिलते हैं जो कि डिएड्रे की केयर टेकर थी। डॉक्टर लैम यहाँ डिएड्रे के मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करने लगते हैं और उन्हें यहाँ कुछ तो गड़बड़ लगता है। इनफैक्ट वो एक इंसान को भी देख पाते हैं जो कि पलक झपकते ही गायब हो जाता है। इससे डॉक्टर लैम वाज क्यूरियस कि आखिर डिएड्रे के साथ हुआ क्या है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर डॉक्टर रोवन फील्डिंग पे फोकस करती है जो कि एक पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन है और रोवन अपने काम में बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसकी इंट्यूशन और डायग्नोसिस सही ही निकलती है और इससे रोवन के सीनियर डॉक्टर किक बहुत खुश नहीं थे। अब इतनी बड़ी डॉक्टर होने के बाद भी रोवन बोट पे रहती है और रोवन की माँ का नाम एलिना है जो कि उसकी अडॉप्टिव मदर है। इसका मतलब ये कि रोवन एलिना द्वारा कई साल पहले अडॉप्ट करी गई थी और ये एक क्लोज्ड अडॉप्शन था, यानी ऐसा अडॉप्शन जहां बच्चे के असली माँ बाप की कोई भी डिटेल्स रिवील नहीं करी जाती। खैर कहानी में हम आगे जान पाते हैं कि एलिना की कैंसर वापस आ गई है और इससे रोवन काफी परेशान होती है। ऐसे में रोवन डॉक्टर केक को कन्विंस करने की कोशिश करती है सेइंग कि उसे रेवेनिया नामक एडवांस्ड फैसिलिटी में काम करने का मौका दिया जाए ताकि वो अपनी माँ को रेवेनिया के क्लिनिकल ट्रायल्स पे रख सके। लेकिन डॉक्टर केक रोवन को सीधा मना कर देते हैं जिससे रोवन को बहुत गुस्सा आता है और तभी अचानक से रोवन इमेजिन करती है कि वो डॉक्टर किक के हेड के अंदर के ब्लड वेसल्स वगैरह को देख पा रही है और एक ब्लड वेसल फट गया। इसके ठीक बाद वाकई में डॉक्टर किक वहीं पे कोलैप्स कर जाते हैं मानो रोवन अपनी किसी अनजान पावर से डॉक्टर किक को इंटरनली इंज्योर करी हो। इसके बाद रोवन ये बात अपनी मॉम एलिना को बताती है और एलिना का कहना था कि किसी भी इंसान के पास ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स हो ही नहीं सकती। ऑल्दो रोवन यहाँ रिवील करती है कि बचपन में भी वो अपनी एक क्लासमेट के साथ ऐसा ही सेम करी थी, तो 2 बार जब सेम चीज हो जाती है तो शायद वो कोइंसिडेंस ना हो। एलिना इन बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और रोवन के जाते ही वो तुरंत किसी टेलेमस का ग्रुप को कॉल करके रोवन के इस इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन देती है। इस कॉल से हम बस इतना समझ पाते हैं कि रोवन के लिए कोई तो सिप्रियन ग्रीव नामक एजेंट असाइंड है जिसे हम पूरी वीडियो में सिप बोलेंगे। दिस सीन ऑल्सो प्रूव्ड कि एलिना को रोवन की इस पावर के बारे में मालूम जरूर है, बस वो रोवन से ये सब छिपा रही है। खैर तो अब आगे रोवन डायरेक्टली रेवेनिया कंपनी के ओनर डैनियल से बात करने जाती है ताकि वो वहां काम कर सके और अपनी मॉम को वहां के क्लिनिकल ट्रायल्स पे रख सके। डैनियल इसके लिए तैयार हो जाता है, ऑल्दो डैनियल रोवन पे काइंड ऑफ लाइन मारता है एंड हर तरह से डैनियल अपनी लाइन क्रॉस कर रहा था। इससे रोवन को गुस्सा आता है और फिर वो वही करती है, यानी डैनियल के सर के अंदर के ब्लड वेसल्स वगैरह इमेजिन करके उन्हें फाड़ देती है। इसके परिणाम अनुसार डैनियल अगेन वहीं पे कोलैप्स कर जाता है। इनफैक्ट डैनियल तो जिंदा ही नहीं बच पाता। इस घटना के कारण रोवन फिर से डिस्टर्ब होती है और वो अपनी माँ के पास जाके काफी रोती है। इस पॉइंट तक एलिना की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी और वो सरवाइव नहीं कर पाती, यानी रोवन अपनी माँ को खो दी थी। इस गम में रोवन अपनी बोट पे जाती है जहां वो कुछ सेकंड्स के लिए एक आदमी को देख पाती है। अब यहाँ से कहानी वापस डिएड्रे पे शिफ्ट करती है, लेकिन इस बार हम डिएड्रे के यंग वर्जन को देख पाते हैं, यानी कहानी पास्ट की बताई जा रही है। डिएड्रे हमेशा एक इंसान को देख
देख पाती थी, जिसे हम लैशर कहेंगे। और लैशर एक सुपर नेचुरल एंटिटी जैसा था। वो गायब हो जाता है, फिर एकदम से प्रकट हो जाता है, वगैरह वगैरह। अब डियाड्रे की आंट कैरलोटा मेफेयर ही उसका ख्याल रखती है। क्यों? क्योंकि डियाड्रे की माँ एंथा मेफेयर अब इस दुनिया में नहीं थी। और हम देख पाते हैं कि कार्लोटा डियाड्रे पे बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो बार बार डियाड्रे को उस इंसान यानी लैशर से दूर रहने कहती थी। कार्लोटा डियाड्रे को एक कमरे में बंद कर देती है, लेकिन लैशर वहां भी डियाड्रे के साथ था। लैशर डियाड्रे को कन्विंस करता है कि उसे एक पार्टी में जाना चाहिए, और ये पार्टी और कोई नहीं बल्कि डियाड्रे के अंकल कोर्टलैंड मेफेयर होस्ट कर रहे हैं। इन केस यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, कोर्टलैंड और कार्लोटा भाई बहन हैं, लेकिन अलग अलग घर में रहते हैं। अब डियाड्रे घर से निकलती है और अंकल कोर्टलैंड की पार्टी में ड्रेसअप होके जाती है। कोर्टलैंड डियाड्रे को वेलकम करते हैं और उसे एकदम प्लान्ड वे में एक ब्यूटीफुल यंग मैन से मिलवाते हैं। ये दोनों डांस करते हैं। इवेंचुअली डियाड्रे इस इंसान के साथ फिजिकल होती है। उस दौरान डियाड्रे ये भी फील करती है कि वो बंदा मास्क पहन के भी डियाड्रे के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। अब अगली सुबह डियाड्रे को पता लगता है कि वो लड़का समहाउ मारा गया है, और आंट कार्लोटा डियाड्रे को वापस लेने आई हैं। कार्लोटा डियाड्रे को वापस घर लाकर कमरे में बंद कर देती हैं, और आगे के कुछ सीन्स में हम समझ पाते हैं कि डियाड्रे अब प्रेग्नेंट है बिकॉज ऑफ दैट नाइट। डियाड्रे को लगता है कि उस बंदे को कार्लोटा ही मरवाई है, और ऐसे में वो काफी अपसेट होती है। ऑल्दो लैशर डियाड्रे के साथ था और उसे मोटिवेट करता रहता था। एक पॉइंट पे तो डियाड्रे अपनी माँ एंथा की तरह बालकनी से कूद के अपनी जान देने की सोचती है, लेकिन लैशर उसे ऐसा करने से रोकता है। लैशर यहाँ डियाड्रे को उसे अपनाने कहता है, और डियाड्रे हामी भरते हुए एक नेकलेस को अपने गले में डालती है। लैशर यहाँ अपना असली रूप भी दिखाता है, जहाँ वो अपना रूप किसी भी इंसान में बदल पा रहा था। इससे क्लियर था कि लैशर किसी तरह का शैतान या फिर स्पिरिट है, जो कि काफी पावरफुल है, और समहाउ वो डियाड्रे के साथ अटैच्ड है। खैर इवेंचुअली डियाड्रे एक बच्ची को जन्म देती है, और कार्लोटा तुरंत इस बच्ची को लेके एलिना नामक औरत को सौंप देती है। जी हाँ दोस्तों, रोवन की अडॉप्टिव माँ एलिना भी मेफेयर फैमिली से ही थी, और वो अपना नाम वगैरह बदल के इस जगह से यानी न्यू ऑर्लिन्स से काफी दूर इस बच्ची को पालने चली जाती है, सैन फ्रांसिस्को में। दिस ऑल्सो मीन्स कि रोवन की रियल माँ डियाड्रे मेफेयर है, और रोवन की अडॉप्ट करी जाने वाली बात एकदम झूठ थी। वहीं कार्लोटा डियाड्रे से झूठ बोल देती है कि उसकी बेटी सरवाइव नहीं कर पाई। इसके बाद वो डियाड्रे को हमेशा ड्रग करके घर पे ही बंधन में रखने लगी, और तब से 30+ इयर्स हो चुके हैं, क्योंकि ये सब कांड 1991 में हुआ था। तो हाँ, अब डियाड्रे हमेशा ड्रग्ड हालत में व्हीलचेयर पे बैठी रहती है, लेकिन डॉक्टर लैम्ब को थोड़ा शक हो गया था, और वो कार्लोटा से छुपा के डियाड्रे को 2 दिन का डोज नहीं देते, जिससे डियाड्रे अपने होश में यानी अपने सेंसेस में आने लग गई थी। डियाड्रे के साथ लैशर अब भी था, और लैशर ही रोवन को भी बोट पे दिखा था। इसके पैरेलल में हम सिप्रियन गेव यानी सिप से भी मिल पाते हैं, जो कि टेलेमेस्का का एजेंट है, और सिप के पास एक ऐसी पावर है जिसे वो किसी भी चीज को छू के उसकी मेमोरीज एक्सेस कर सकता है, यानी बेसिकली उस ऑब्जेक्ट से जुड़ा पास्ट देख सकता है। यही वजह है कि सिप हमेशा ग्लव्स पहना रहता है, क्योंकि वो अपनी इस एबिलिटी को ऑफ नहीं कर सकता। अब अगर आपको याद हो तो सिप ही असाइंड है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रोवन, और वो समझ पाता है कि लैशर शायद रोवन के पास जाएगा, इसलिए सिप डिसाइड्स कि वो खुद रोवन तक पहुंच के उस पर नजर रखेगा। यहीं पे पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आई नो कि आप व्यूअर्स थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि 8 एपिसोड्स के एंड तक सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड एपिसोड का नाम है द डार्क प्लेस, और यहाँ कहानी स्कॉटलैंड में चली जाती है, वो भी ईयर 1681 में। यहाँ हम सुजैन और उसकी बहन फ्लोरी से मिल पाते हैं, जो कि मिडवाइफ एंड हीलर्स हैं, यानी ये दोनों प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी में मदद करती है, एंड इन जनरल बीमार या इंजर्ड लोगों को हील करती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये हीलिंग का काम और मिडवाइफ वाला काम सुजैन ही करती थी, फ्लोरी तो बस उसकी छोटी बहन थी। अब 1681 का टाइम काफी पैट्रियार्कल था, और हम सुजैन के ऊपर हो रहे कुछ सेक्सुअल क्राइम्स को भी देख पाते हैं। यहाँ से कहानी वापस रोवन पे आती है, जहां वो अपनी माँ एलिना द्वारा बताई गई एडॉप्शन प्लेस को कॉल लगाती है, और वो पाती है कि रोवन का वहां कोई डिटेल्स था ही नहीं, यानी एलिना रोवन की एडॉप्शन वाली बात झूठ बोली थी, और रोवन असल में कौन है ये तो हम व्यूअर्स अब तक जानते ही हैं। अब रोवन आगे कुछ और अजीब चीजें करती है, लाइक वो क्रोज को भी सेम तरीके से मार गिराती है, क्योंकि ये कौवे उसके कार पे वही कर दिए थे जो कौवे हर इंसान की गाड़ी पे करते हैं। वहीं पे सिप रोवन पे स्पाई कर रहा था, उस पे नजर रखे हुए था, और उसकी फोटोज वगैरह ले रहा था। इसी के पैरेलल में डियाड्रे अपने होशो हवास में थी, और लैशर डियाड्रे को बताता है कि उसकी बेटी जिंदा है और फिलहाल सैन फ्रांसिस्को में है। ये सुनते डियाड्रे आश्चर्य में थी, और अब उसे किसी तरह आंट कार्लोटा के बंधन से निकलना था। डेस्परेट डियाड्रे डॉक्टर लैम्ब से छुप के कहती है
कि किसी तरह डॉक्टर लैम्ब को उसे यहाँ से निकालना होगा। डॉक्टर लैम्ब का कहना था कि उसे डिएड्रे को निकालने में वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे लॉयर्स वगैरह को इन्वॉल्व करना होगा इस केस में। मोरओवर मेफेयर फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली थी। लाइक ये लोग हर बिजनेस में टॉप पे थे, चाहे वो बैंक हो, हॉस्पिटल हो और एनीथिंग एल्स। तो भैया इतने इन्फ्लुएंशियल फैमिली से लड़ने के लिए डॉक्टर लैम्ब को सब कुछ प्लान तो करना होगा और ऐसे में डिएड्रे को निकालने में वक्त लग सकता है। लेकिन डिएड्रे के पास अब इतनी देर रुकने की पेशेंस नहीं थी। दूसरी तरफ सिप फाइनली रोवन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रोवन इतना डरती है कि वो सिप को थोड़ा एंजॉय करती है, देन उसका फोन लेके भाग जाती है। रोवन को सिप के फोन में उसकी फोटोज मिलती है एंड देन यंग एलिना की यंग डिएड्रे के साथ भी फोटो थी। उस फोटो में न्यू ऑर्लिन्स लिखा था और फोटो में पीछे हम लाशा को भी देख पाते हैं। ऐसे में रोवन तुरंत न्यू ऑर्लिन्स की फ्लाइट लेके सैन फ्रांसिस्को से निकल लेती है। ऐसा होते लाशा डिएड्रे को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारी बेटी खुद न्यू ऑर्लिन्स आ रही है क्योंकि मैंने उसके सपनों में आके उसे कन्विंस किया है। इसके बाद हम लाशर और डिएड्रे को इंटीमेट होते देखते हैं और ये अराउजल समहाउ रोवन भी फ्लाइट में फील करती है। खैर अगले दिन मौका पाके डिएड्रे घर से भागने लगती है और हालांकि केयर टेकर डेल्फिन डिएड्रे को भागते हुए देखती है, लेकिन वो उसे रोकने के लिए कुछ करती नहीं। डिएड्रे सीधा अंकल कोर्टलैंड के पास जाती है और कोर्टलैंड डिएड्रे को वेलकम करते हैं। देन वो थोड़ी सिंपैथी भी जताते हैं फॉर हर कंडीशन। वो डिएड्रे को नहा धोकर तैयार होने कहते हैं और डिएड्रे ऐसा ही करती है क्योंकि उसे अब अपनी बेटी रोवन से मिलना था। अब तक रोवन न्यू ऑर्लिन्स पहुंच चुकी थी और वो जिस होटल में रुकी थी ये होटल कोर्टलैंड का ही था और इसी होटल में हम अंट कैरलोटा को भी देख पाते हैं। कोर्टलैंड यहाँ एक टूर गाइड को वो घर वाला फोटो दिखाती है और टूर गाइड तुरंत कहती है कि ये तो मेफेयर हाउस है ऑन फर्स्ट स्ट्रीट। टूर गाइड के हिसाब से मेफेयर हाउस काफी सीक्रेटिव सा प्लेस है और इसके अराउंड विचेस, घोस्ट और ऐसी ही काफी कहानियां फेमस है। ये सुनते रोवन टूर गाइड को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देती है ताकि टूर के समय रोवन को मेफेयर हाउस तक वो छोड़ दे। वहीं डिएड्रे अपना नेकलेस पहन के लाशर से कनेक्ट करती है ताकि लाशर उसे रोवन की लोकेशन बता सके। यहाँ डिएड्रे एक चैंट यूज करती है विच वाज मी डैमोन एड मी वेनी, मी डैमोन मिही लाबोरा, मी डैमोन मी लिबेरा। ऐसा करते डिएड्रे की आंखें उजली हो जाती और वो लाशर के थ्रू दुनिया को देख पा रही थी। फिलहाल लाशर रोवन के होटल रूम तक पहुंच गया था क्योंकि वो लिटरली सुपरनैचुरल स्पिरिट है या फिर आप उसे शैतान मान लो, जो भी है। और इससे डिएड्रे को रोवन का लोकेशन पता लग जाता है जो कि कोर्टलैंड के ही होटल में थी। इसी सब के दौरान सिप भी ठीक ठाक होके अपने ही फोन पे कॉल करके रोवन से कनेक्ट करता है। देन रोवन को होटल में मिलने के लिए कन्विंस कर लेता है। सो नाउ डिएड्रे होटल पहुंचती है और वहां आंट कैरलोटा डिएड्रे को देख लेती है। कैरलोटा तुरंत डिएड्रे को वापस घर ले जाना चाहती थी ताकि वो उसे ड्रग करके वापस से बंदी बना सके, लेकिन डिएड्रे अब थोड़ी जाने वाली थी। डिएड्रे क्लियरली कह देती है कि वो अपनी बेटी से मिलने आई है जो कि जिंदा है और अब क्योंकि डिएड्रे होश में है तो लाशर भी उसके साथ है। इसके बाद डिएड्रे लिफ्ट में एंटर करती है। वहीं पैरेलल में रोवन इसी लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। हम व्यूअर्स को लगता है कि अब रोवन और डिएड्रे यानी माँ और बेटी आमने सामने आ जाएंगी और ऐसा हो भी जाता है। बस दिक्कत ये थी कि जब लिफ्ट खुलता है तो डिएड्रे का गला कटा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कोई तो डिएड्रे को लिफ्ट के अंदर ही मार डाला था और रोवन उनके शरीर को होल्ड करके एकदम शॉक में दिख रही थी। यहीं पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। अब तीसरे एपिसोड का नाम है सेकंड लाइन और यहाँ कहानी वापस से 1680s में चली जाती है। वहाँ हम एक औरत को देखते हैं जो कि वाइल्ड बोर द्वारा बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी। सुजैन उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन लेडी का लिटरली पेट ही फट गया था जिस कारण वो लेडी बच नहीं पाती। यहाँ से सीन वापस होटल का आता है जहाँ डिएड्रे की मौत से अफरा तफरी मच गई है। आंट कैरलोटा तुरंत खुद को रोवन से इंट्रोड्यूस करती है सेइंग कि मैं तुम्हारी ग्रेट आंट हूँ और लिफ्ट में मारी गई औरत तुम्हारी माँ डिएड्रे थी। कार्लोटा डिएड्रे को अपने घर ले जाना चाहती थी लेकिन तभी सिप वहां आके डिएड्रे को अपने साथ अपने घर ले जाता है। नाउ सिप के प्लेस पे रोवन थोड़ा अनकंफर्टेबल थी और ऐसे में सिप बताता है कि वो एक सीक्रेट ग्रुप को बिलोंग करता है नेम्ड टेलामास्का। टेलामास्का ग्रुप सदियों से एग्जिस्ट करती है, मतलब लिटरली मिडिल एजेस से, और इस ग्रुप का काम है अनएक्सप्लेन्ड चीजों को इन्वेस्टिगेट एंड डॉक्यूमेंट करना। सिप क्लियरली कहता है कि रोवन मेफेयर फैमिली से ही बिलोंग करती है और डिएड्रे को एक अजीब बीइंग विजिट करता है जिसे फैमिली में लोग लाशा कहते हैं। और क्योंकि अब डिएड्रे मारी जा चुकी है और डिएड्रे की बेटी रोवन है तो शायद लाशर अब रोवन को विजिट करेगा। लाशर समहाउ मेफेयर फैमिली से कनेक्टेड है और उसका मकसद क्या है ये सिप को नहीं मालूम। आगे सिप ये भी बताता है कि मेफेयर फैमिली में कुछ लोगों के पास पावर्स हैं और यूजुअली ये पावर्स लेडीज के पास ही हैं।
यही वजह है कि मेफेयर्स को लोग विचेस भी मानते हैं, और देखा जाए तो रोवन के पास भी वेन्स वगैरह देख के उसे बर्स्ट करने की पावर तो है। खैर आगे हम देख पाते हैं कि टेलामास्का के कुछ और मेंबर्स सिप के प्लेस को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि लैशर यहाँ ना आ सके। वैसे यहाँ रोवन की मुलाकात सिप की बहन ओडेट से भी होती है जो कि प्रेग्नेंट थी, ऑल्दो वो सरोगेट मदर थी। वहीं दूसरी तरफ कार्लोटा मेफेयर उसकी बहन मिली मेफेयर प्लान करती हैं कि वो लोग डिएड्रे की फ्यूनरल इवेंट रखेंगे जिसे वेक भी कहा जाता है, और उस इवेंट में रोवन जरूर आएगी तो ये लोग रोवन से मिल पाएंगी। अब इसके बाद हम लैशर को कोर्टलैंड के साथ देखते हैं, जहां इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि रोवन 13th विच होने वाली है और 13th विच के थ्रू ही किसी तरह की प्रोफेसी पूरी होगी। अब ये प्रोफेसी क्या है ये आपको 8th एपिसोड तक पता चल ही जाएगा। फिलहाल लैशर रोवन की बिल्डिंग में फायर अलार्म चला देता है ताकि रोवन बाहर आए। देन वो एक बूढ़ी औरत का रूप लेके रोवन को कुछ नशीली लिक्विड पिलाता है और एक रैंडम फ्यूनरल प्रोसेशन का पार्ट बना लेता है। यहाँ लैशर अपने रूप में आके रोवन के साथ फ्लर्ट करता है, उसे सेड्यूस करता है और इवन किस करता है। रोवन जो कि एकदम अपने होश में नहीं थी वो लैशर को फॉलो करती है, जिसके बाद लैशर डिएड्रे का रूप लेके रोवन को कन्विंस करने लगता है कि उसे लैशर को अपनाना है। यही उसका फेट है क्योंकि शी कैन बिकम समथिंग बिगर, दिस इज हर ब्लड वगैरह वगैरह। नाउ फॉर्चुनेटली रोवन समझ जाती है कि ये किसी तरह का ट्रैप है और ऐसे में उसका भ्रम और वी कैन से विजन टूट जाता है। विजन टूटने के बाद रोवन खुद को स्ट्रीट्स पे पाती है और लैशर आसपास नहीं था। अब इसके पैरेलल में कार्लोटा अपनी मेड डेल्फिन को वो नेकलेस पहना देती है क्योंकि डेल्फिन की गलती से ही तो डिएड्रे भाग पाई थी ना। अब आप पूछ सकते हो कि नेकलेस पहनाने से क्या होगा। वेल हमें पता चलता है कि लैशर इस नेकलेस के थ्रू ही किसी इंसान के साथ काइंड ऑफ बाइंड हो जाता है। तो अब क्योंकि फिलहाल लैशर किसी के साथ बाइंड नहीं था और नेकलेस डेल्फिन पहनी तो वो उसके साथ बाइंड हो गया। ऑल्दो लैशर सिर्फ मेफेयर्स के साथ ही बाइंड होना चाहता है, इसका रीजन क्या है वो अगेन आपको आगे ही पता चलेगा। तो ऐसे में लैशर डेल्फिन से उसका सर पटकवा के उसे मार देता है। डेल्फिन की मौत के बाद वो नेकलेस भी गायब था, डिपिक्टिंग कि लैशर ही डेल्फिन से छुटकारा पाके नेकलेस गायब करके यहाँ से भाग गया। अब इसके पैरेलल में हम सिप को देखते हैं जो कि उस लिफ्ट में जाता है जहाँ डिएड्रे मरी थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी टच वाली पावर का इस्तेमाल करके ये पता लगाना चाहता था कि आखिर डिएड्रे को मारा कौन है। नाउ टू सिप्स सरप्राइज लिफ्ट के अंदर उसे कोई भी मेमोरी नहीं दिखती। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था मानो कोई अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लिफ्ट की मेमोरीज को इरेज किया है। इतना ही नहीं, जिस वक्त डिएड्रे मरी थी उस वक्त का सारा सीसीटीवी फुटेजेस भी गायब था। ऐसे में सिप मोर्ग में चला जाता है जहां फिलहाल डिएड्रे की लाश थी और वो लाश को टच करके पता लगा पाता है कि किलर कौन है। किलर एक रैंडम आदमी था, लेकिन इट वाज क्लियर कि कोई और उस रैंडम आदमी से कत्ल करवाया है। वैसे इस मॉर्ग में सिप की मुलाकात कीथ नामक एक इंसान से होती है जो कि यहाँ काम करता था और कीथ का मानना था कि मेफेयर परिवार में विचेस हैं। दिस सीन प्रूव्ड कि नॉर्मल लोगों में भी ये बात दबे आवाजों में चल रही है कि मेफेयर फैमिली नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। खैर इसके बाद सिप रोवन से मिलता है और ये दोनों सिप के घर पे जाते हैं। सिप रोवन को समझाता है कि उसके पास एक अमेजिंग पावर है और अगर रोवन इन पावर्स को प्रॉपरली यूज करना सीख जाए तो वो खुद को शायद लैशर से बचा पाए। ये दोनों बातों बातों में क्लोज आते हैं और फाइनली रोवन सिप को अलाउ करती है कि वो उसे टच करके उसकी लाइफ जान पाए। दिस ऑल्सो मेंट कि कहीं ना कहीं सिप और रोवन अब क्लोज आने लग गए थे। यहीं पे 3rd एपिसोड खत्म होता है। अब 4थे एपिसोड का नाम क्यूरियोसर एंड क्यूरियोसर है, जहां स्टार्ट में एज यूजुअल स्कॉटलैंड वाली सीन दिखाई जाती है और उस इंजर्ड लेडी के मरने पे सभी फाइनल राइट्स वगैरह करते हैं। उस रात सुजैन लेडीज के साथ जंगल में एक सीक्रेट स्पॉट पे जाती है जहां सभी औरतें मिलके विलाप कर रही थी। दिस बेसिकली डिपिक्टेड कि कैसे उस टाइम से ही औरतें मर्दों से दूर हटके भी अपनी कष्टों को खुलेआम जाहिर करती थी। यहाँ से सीन रोवन पे आती है जहां वो सपने में सिप के साथ इंटीमेट हो रही थी और देखते देखते सिप की जगह लैशर था और रोवन के गले में वो लॉकेट थी। ये सपना दिखाने का काम मोस्टली लैशर का ही होगा। खैर रोवन जागती है, देन सिप उसे ब्रेकफास्ट करवाता है एंड देन ये दोनों तैयार होते हैं क्योंकि ये दोनों डिएड्रे की फ्यूनरल पे जाने वाले थे जो कि ऑफ कोर्स कार्लोटा ऑर्गेनाइज करी थी। तो फ्यूनरल पे हम कोर्टलैंड को देखते हैं जो कि डिएड्रे की लाश के थोड़े बाल काट लेता है। देन वहां रोवन एंटर करती है और रोवन को देख के सभी एकदम उत्सुक थे क्योंकि रोवन भी इस मेफेयर फैमिली की पार्ट थी, लेकिन वो आज तक अपने परिवार से कभी मिली ही नहीं
नहीं थी। एनीवे, सिप को यहाँ टेलामास्का के काम से जाना पड़ता है और रोवन अब अकेली हो गई थी। कार्लोटा तुरंत रोवन से बात करके उसे एक छोटी सी सेलिब्रेशन के लिए अपने घर पे बुलाती है। इसी बीच हम पिछले एपिसोड वाले कीथ को देखते हैं जो कि मेफेयर्स की फोटो ले रहा था। क्यों? क्योंकि कीथ को शक है कि वो लोग विचेस हैं और वो शायद प्रूफ इकट्ठा कर रहा था। फ्यूनरल के बाद सभी कार्लोटा के घर जाते हैं और रोवन भी वहां पहुंचती है। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम रोवन की मुलाकात मेफेयर फैमिली के कई मेंबर्स से होती है। मैं आपको स्लोली सभी से इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस। फॉर नाउ आप ये जान लीजिए कि कार्लोटा रोवन से बात करना शुरू करती है और वो कुछ बातें रिवील करती है। कार्लोटा बताती है कि रोवन की अडॉप्टिव मदर एलेना भी एक मेफेयर ही थी। कार्लोटा का कहना था कि मेफेयर फैमिली में औरतों के साथ हमेशा बुरा होता आया है और इसीलिए वो रोवन को एलिना के साथ यहाँ से दूर भेज दी थी। और तभी देखो आज रोवन एक इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई है। कार्लोटा कहती है कि वो रोवन को लैशर से दूर भेजना चाहती थी। नाउ कार्लोटा रोवन को वार्न करती है सेइंग कि मेफेयर फैमिली में कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि लैशर बहुत अच्छा है और उसे अपना लो, लेकिन तुम बिल्कुल भी ऐसा मत करना क्योंकि ही इज अ डेविल एंड डेविल कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो इसके बाद रोवन की मुलाकात बाकी मेफेयर से होती है, लाइक डॉली जीन मेफेयर, अलिशिया मेफेयर, जोजो मेफेयर, टेसा मेफेयर वगैरह वगैरह। टेसा रोवन से बात करके बहुत खुश थी और टेसा पॉइंट आउट करती है कि कैसे वर्ल्ड में कुछ नीश ग्रुप्स बन गए हैं जो कि विचेस में मानते हैं और उन्हें हंट तक करने लग गए हैं। रोवन इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और इसके बाद रोवन और जोजो आपस में बात करते हैं। जोजो और कोई नहीं बल्कि कोर्टलैंड की बेटी है और जोजो रोवन को मेफेयर्स के बारे में बताने लगती है। हम व्यूअर समझ पाते हैं कि मेफेयर फैमिली एक मैट्रियार्क फैमिली है, यानी औरत प्रधान, और देखा जाए तो इस परिवार की औरतें अपना सरनेम नहीं बदलती। यहाँ हमें डेजिग्नी का कॉन्सेप्ट पता चलता है, यानी कि मेफेयर्स में हर जनरेशन में एक डेजिग्नी होती है और वही काइंड ऑफ इनकी लीडर है। जो यहाँ रोवन को पास्ट के सारे डेजिग्नीज की पोर्ट्रेट दिखाती है और सभी डेजिग्नी के गले में वही लॉकेट थी। इनफैक्ट लास्ट डेजिग्नी जिसकी पोर्ट्रेट यहाँ थी वो एंथा थी जो कि डियाड्रे की माँ थी, एंड देन डियाड्रे डेजिग्नी थी जिनकी पोर्ट्रेट कार्लोटा बनवाने नहीं दी। बट अब क्योंकि डियाड्रे नहीं रही तो रोवन इज द न्यू डेजिग्नी और रोवन 13th डेजिग्नी होगी और वी कैन से द 13th विच। जी हाँ दोस्तों, विल के हिसाब से ये पूरा घर, संपत्ति और जायदाद रोवन का हुआ और कार्लोटा का इस पे कोई हक नहीं है। सो इन केस रोवन चाहे तो वो अंकल कोर्टलैंड से मिलके सारे पेपर वर्क जमा करके सब कुछ ले सकती है। नो ऑफ कोर्स रोवन को संपत्ति या फिर मेफेयर्स की लीडर बनने का कोई शौक तो नहीं था, इसलिए वो इस बात पे ज्यादा कुछ बोलती नहीं। इसके बाद रोवन कोर्टलैंड से भी मिल जाती है और कोर्टलैंड कार्लोटा की बुराई शुरू करता है। वो कहता है कि कैसे उसकी बहन कार्लोटा उसे घर से निकाल दी थी और कैसे ये घर कार्लोटा का नहीं है बल्कि रोवन का है। ऑल्दो एक बात क्लियर थी कि कोर्टलैंड कुछ ज्यादा ही अमीर था और वो स्टेट के हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। कोर्टलैंड सटल वे में ये भी हिंट करता है कि कैसे रोवन को उसे यानी लैशर को अपना लेना चाहिए, क्योंकि यही डियाड्रे भी करी थी और डियाड्रे की मां एंथा भी करी थी। लैशर एक गिफ्ट है, कोई कर्ज नहीं, और रोवन को कार्लोटा की बात नहीं सुननी चाहिए। आफ्टर ऑल कार्लोटा वही औरत है जो रोवन को बचपन में ही परिवार से दूर भेज दी थी और वो उसकी मां को 30 साल से ड्रग्स देके कोमा में रखी हुई थी। अब इनकी बातों के बीच कार्लोटा यहाँ आ जाती है एंड एज एक्सपेक्टेड कार्लोटा और कोर्टलैंड बहस करने लग जाते हैं। इसके परिणाम अनुसार कोर्टलैंड यहाँ से चला जाता है। अब इसके पैरेलल में हम सिप को देखते हैं जो कि टेलामास्का के न्यू ऑर्लिन्स ब्रांच पे था और वहां उसकी मुलाकात समीर से होती है। देन हम टेलामास्का के एक सुपीरियर यानी काफी ऊपर पोस्ट वाले इंसान से भी मिल पाते हैं जिनका नाम एल्ब्रेच है। अगर आपको याद हो तो सिप डियाड्रे की लाश को छू के पता लगा लिया था कि डियाड्रे को कौन मारा था और टेलामास्का वाले इस बंदे को पकड़ लिए थे। ये एक ऐसे ही कोई रैंडम इंसान था जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेके डियाड्रे को मारा था। अब सवाल ये था कि आखिर इस बंदे से ये काम करवाया कौन? वेल, सिप सोचता है कि वो इस बंदे को टच करके सारी इन्फो निकाल लेगा, लेकिन ये बंदा अजीब तरह से हिल रहा था, ऐसे मानो वो पजेस्ड हो। हिलते हुए एकदम से उसकी गर्दन टूट जाती है और हम उसके शरीर से लैशर को निकलते देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये कि लैशर का हाथ भी डियाड्रे को मारने में था, लेकिन लैशर के साथ कुछ और लोग भी जरूर जुड़े हुए थे। तभी तो सीसीटीवी फुटेज गायब हुआ, लिफ्ट से मेमोरी वाइप हुई एंड ऑल दैट। ऐसे में सिप डिसाइड्स कि वो मेफेयर फैमिली की हिस्ट्री को खंगालेगा एंड देन वो हेडक्वार्टर्स में पड़ी रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू करता है। यहाँ उसे मेफेयर फैमिली की एक पोर्ट्रेट मिलती है जिसमें सेम लॉकेट थी और इस लॉकेट की बात रोवन भी सिप को टेक्स्ट करके बताई थी। रिकॉर्ड्स में क्लियर लिखा था कि अगर कोई इस लॉकेट को पहनी तो वो लैशर की हो जाएगी, यानी एक तरह से लैशर उससे कनेक्टेड होगा। ये पता लगते सिप फौरन मेफेयर हाउस की तरफ बढ़ता है क्योंकि उसे लगता है कि मे बी रोवन वहां खतरे में है। वहीं रोवन एक फ्लाई से काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट होकर
मेफेयर हाउस को एक्सप्लोर करने लगती है और एक कमरे में उसे लॉकेट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, रोवन बिना कुछ सोचे समझे इस लॉकेट को पहन लेती है और इसका क्या मतलब है वो तो अब तक आप लोग समझ ही रहे होंगे। इनफैक्ट कार्लोटा भी रोवन को ये लॉकेट पहनते देख लेती है एंड शी वाज वेरी अपसेट, क्योंकि कार्लोटा जानती थी कि लैशर अब रोवन से अटैच हो चुका है। ऐसे में कार्लोटा रोवन को डिनर करने बुलाती है, देन रूम लॉक करके पूरे कमरे को ही जलाने लगती है ताकि उनके साथ साथ रोवन भी मारी जाए। कार्लोटा यहाँ रिवील करती है कि कैसे उन्हें डियाड्रे पसंद नहीं थी बिकॉज डियाड्रे भी लैशर से अटैच्ड थी और अब वही हाल रोवन का हो चुका है। कार्लोटा रोवन पे हमला करती है और एक पॉइंट पे वो चाकू लेके रोवन को मारने बढ़ती है, लेकिन अब तक सिप यहाँ पहुंच चुका था और एन वक्त पे वो दरवाजा खोल के अंदर आता है। ऐसे में कार्लोटा के हाथ से सिप ही स्टैब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, रोवन फौरन सिप को अस्पताल ले जाने लगती है, लेकिन लैशर घर के सारे दरवाजे बंद कर देता है। लैशर यहाँ कार्लोटा से कहता है कि रोवन ऑलरेडी मेरी हो चुकी है और यहीं पे 4th एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों ये थी मेफेयर विचेस के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी एंड आई एम श्योर कि यहाँ आपके मन में अभी कई डाउट्स होंगे, बट डोंट वरी क्योंकि अगली वीडियो में आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और वहां मैं कई थियरीज भी आपको बताऊंगा। वैसे अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेफेयर फैमिली में औरतें विचेस हैं और सभी के पास किसी तरह की स्पेसिफिक पावर है। जरूरी नहीं कि ये पावर कुछ बड़ी पावर हो, लेकिन हाँ कुछ सुपरनैचुरल पावर तो है। वैसे देखा जाए तो मेफेयर फैमिली के अंदर ही कुछ लोग लैशर के सपोर्ट में हैं, वहीं कुछ लोग लैशर को डेविल, एंटिटी या कर्स मानते हैं। सबके अपने रीजंस है फॉर द सेम और वो रीजंस क्या है वो भी आगे रिवील होंगी। वहीं अगर टेलामेस्का की बात करें तो उनके लोगों के पास भी कुछ पावर्स तो है, जैसे सिप चीजों को छू के उनकी मेमोरीज और वी कैन से पास्ट एक्सेस कर सकता है। अब 1681 की स्कॉटलैंड वाली कहानी इस सब से कैसे कनेक्ट होती है एंड देन लैशर कौन है और उसे क्या चाहिए, ये सब हम अगली वीडियो में जान पाएंगे और वो वीडियो 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगी। तब तक आप लोग इस वीडियो पे 20 के लाइक्स और 1 के कमेंट्स जरूर पूरा कर दीजिएगा। तो हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।